वर्तमान में महिलाओं के ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न हो रहे हैं। उस टाइम के जो भिक्षु थे, संत थे, साधु थे, उस टाइम के जो थे, जो रियल में थे, वही काम करते थे। आज महिला उद्धार की बात करते थे। हाँ, महिला उद्धार की बात करते थे। आजकल तो लोगों ने धंधा बना लिया है। साथियों नमस्कार, स्वागत है समता आवाज़ टीवी की इस खास पेशकश में। मेरे साथ हिरेश गौतम हैं। पिछली वीडियो में बुद्ध की फ़िलॉसफी को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया था। बड़ा प्रसिद्ध वो बयान रहा, उस लोगों को आप लोगों ने बहुत सराहा, उसके ऊपर बहुत कमेंट भी आए। एक बार पुनः उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उसको पुनः देख पाएंगे। आज हिरेश से कुछ चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर, वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को लेकर, और जिस तरीके से सरकारें दावा कर रही हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने बहुत सारे पैकेज बनाए हैं, और साथ ही साथ बुद्ध ने महिलाओं को अपनी संगति में जो जोड़ा था, और साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया था, इन सब मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हिरेश, स्वागत आपका। पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। हिरेश, क्या महिला सशक्तिकरण की जो बातें हो रही हैं और वर्तमान में सरकारें जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा है कि कहाँ पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहाँ पर लड़कियों को उठा के ले जाया जा रहा है, दिन दहाड़ लड़कियों के साथ गैंग रेप तक की वारदातें हो रही हैं। देश के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है उससे कोई अछूता नहीं है, लेकिन बुद्ध ने उस स्थिति को आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व समझ चुके थे कि महिलाओं की स्थिति दयनीय है। उन्होंने महिलाओं का उद्धार करने के लिए जब बौद्ध भिक्षु संघ बनाया तो उन्होंने महिला संघ भी बनाया। मेरे साथ हिरेश गौतम हैं, फ़िलॉसफी की वो स्टूडेंट हैं, लगातार बुद्ध की फ़िलॉसफी के ऊपर वो चर्चा करती आई हैं। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज़ को बताया था। उन्होंने बताया था कि बुद्ध की फ़िलॉसफी क्या कहती है, कहाँ तक हमें बुद्ध की फ़िलॉसफी से फ़ायदे हो सकते हैं। आज पुनः एक बार हम हिरेश के पास पहुँचे हैं। हिरेश, तथागत बुद्ध ने महिला संघ बनाया, क्या उनकी उस समय की स्थिति रही होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा जो उन्हें लगा कि महिला संघ की भी भिक्षु संघ में ज़रूरत है? जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो महिलाओं की स्थिति पुराने टाइम से ही, मतलब ऐतिहासिक काल से अच्छी नहीं रही है। इसलिए बुद्ध भगवान ने भी सबको, बुद्ध भगवान का जो सिद्धांत है वो समानता का सिद्धांत है। उन्होंने शूद्र वर्ण, मतलब जितने भी वर्ण हैं सबको समानता के आधार पर लिया, और उसके साथ बोलते हैं ना, महिलाओं को, महिलाएं जैसे पुरुष आधा हिस्सा है तो महिला उसका आधा हिस्सा है। महिलाओं को समानता का सिद्धांत, समानता के सिद्धांत अर्धांगिनी कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। तो उसके आधार पर महिलाओं को भी समानता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने समान समझा, और पहली बार बुद्ध भगवान ने महिलाओं को समान समझा और संघ में शामिल किया। उससे क्या फेरबदल महिलाओं की उन्नति में, उनकी उत्थान में हुआ? भिक्षु तो बनी महिलाएं, उससे क्या परिवर्तन हुए? भिक्षु बनने के बाद सारी महिलाओं ने उनके ज्ञान को जाना और जितने भी उपदेश दिए अपने दैनिक जीवन में उनको लाया, और उससे महिलाओं को उत्थान शुरू हुआ। उन्होंने, मतलब जिस तरह का ज्ञान बुद्ध भगवान देते थे उसी से महिलाओं को अवेयरनेस हुई कि हमें भी ज्ञान लेना चाहिए और हम भी पुरुषों के समान ज्ञान ले सकते हैं। पहली बार उन्होंने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को ज्ञान दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पुरुष महिलाओं को समझाते हैं तो महिलाएं कम उस बात को समझ पाती हैं, अगर महिला को समझाएंगी तो उसको बेहतर समझ पाएंगी। बोलते हैं ना, परिवार की स्टार्टिंग महिला से होती है। एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो वो खुद ही शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार और समाज और देश के लिए शिक्षा का स्रोत बनती है। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बुद्ध भगवान और अनेकों इतने महापुरुषों ने, सबने, जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सबने महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया और महिलाओं को समानता। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यही होता है कि महिला स्वयं से अपने डिसीजन ले पाए, किसी के ऊपर आश्रित न रहे। मतलब महिला इतनी सक्षम हो, इतनी शिक्षित हो, इतनी सुदृढ़ हो कि वो परिवार के, समाज के या अपने घर के, मतलब जो डिसीजन है वो ले पाए। महिला सशक्तिकरण में जैसे सामाजिक तौर से, राजनीतिक से, आर्थिक तौर से महिलाएं आ सकें और अपना योगदान दे सकें देश में, परिवार में, समाज में, विश्व में, जिससे कि पूरा विश्व ही समानता, बोलते हैं ना, लिंग भेदभाव ना हो। जाति के आधार पर लिंग भेदभाव होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है, सामाजिक शिक्षा के आधार पर होता है, और बहुत सारी जगह महिलाओं के साथ लिंग भेदभाव होता है, अभी भी होता है, और बहुत सारी कन्या भ्रूण हत्याओं की हत्या होती है लिंग भेदभाव के आधार पर। आज भी जैसे लड़का होता है तो आज भी वैज्ञानिक युग में
अल्ट्रासाउंड से पहचान लिया जाता है लड़की है लड़का है, उसको पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। हाँ, पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। और लिंग भेदभाव जैसे आज भी मैंने देखा है कि लड़का होता है तो जश्न मनाया जाता है, लड़कियों के होने पर जश्न नहीं मनाया जाता, जबकि लड़कियां हर चीज़ में उन्नति कर रही है, लड़कों से आगे है, रिजल्ट के आधार पर भी और परीक्षाओं के आधार पर भी लड़कियां आगे हैं, लेकिन लड़कियों का भी उतना योगदान समझा नहीं जा रहा है। कभी भी अभी भी आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र पर लड़कियों का शोषण होता है, यही हकीकत। तो डॉक्टर अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लिख रहे थे, हालांकि हिंदू कोड बिल को सरकारों ने मान्यता नहीं दी थी, उनको अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, तो क्या उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की सोच रही होगी, जो आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी महिलाएं मतलब सक्षम तो हुई हैं लेकिन उस स्थिति में, उस तादाद में सक्षम नहीं हो पाई हैं? जब हिंदू कोड बिल लिखा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं किया, उन्होंने सारे देश की महिलाओं के लिए किया। माना कि महिलाएं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का योगदान नहीं मानती है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सारे देश की महिलाओं के लिए किया। और हिंदू कोड बिल के आधार पर यही कहा गया कि महिलाओं के लिए सारे जितने भी पुरुषों के लिए अधिकार मिलते हैं वही सारे अधिकार महिलाओं को मिलेंगे। पहले ये शिक्षा का अधिकार और प्रसूति का अधिकार, प्रसूति के मैटरनिटी लीव जो होती है वो पहले नहीं दिया जाता था, हिंदू कोड बिल के आधार पर शिक्षा का अधिकार और मैटरनिटी का अधिकार, समान नागरिक संहिता, ये सब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। आप फिलोसफी की छात्र हैं, बुद्ध की फिलोसफी क्या कहती है? अगर हम आसान शब्दों में हमारे गांव देहात के जो नागरिक हैं अगर उनको समझाना चाहें सरल शब्दों में तो कैसे से बताएंगे? बुद्ध की फ़िलॉसफी यही कहती है। बुद्ध की फ़िलॉसफी कोई कठिन फ़िलॉसफी नहीं है। बुद्ध की फ़िलॉसफी ये है कि आपने अष्टांगिक मार्ग फॉलो कर लिया और 4 आर्य सत्य फॉलो कर लिए तो वही बुद्ध की फ़िलॉसफी है। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, यही इनमें से ये शब्द इतने कठोर हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, आम आदमी की सिर से ऊपर से निकल जाते हैं, इनको थोड़ा सा खुल के समझाइएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीवन, सम्यक ये खुल के ये है कि जैसे आसान शब्दों में सही देखने का तरीका, सत्य बोलो, सत्य वचन बोलो और झूठ मत बोलो, पाप मत करो, प्रकृति से जुड़े रहो और क्या कहते हैं अहिंसा ना करो। सबसे बेस है बुद्ध की फिलॉसफी का वो अहिंसा ना करो, करुणा का भाव रखो, मतलब प्राणी मात्र को भी प्यार से देखो। हाँ, प्रकृति को, प्राणी मात्र को, मानवता का सिद्धांत जो दिया है बुद्ध की फिलॉसफी ने दिया है। तो ये तो वर्तमान की स्थिति में देश की जो हालात चल रही हैं उससे क्या लगता है कि बुद्ध के जो दर्शन है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं या कुछ हद तक फॉलो कर रहे हैं या उसकी तरफ गति बढ़ रही है? वर्तमान की स्थिति देखते हुए, देश के हालात देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध के सिद्धांतों को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है तो देश में इतनी क्रूरता फैल रही है और शोषण हो रहा है, वो महिलाओं का शोषण। अगर बुद्ध का जैसे देश बन जाएगा ना तो हमारा देश भी बाकी देशों की तरह विकसित होगा, विकासशील देशों में नहीं आएगा। तो क्या लगता है जैसे कि बुद्ध के समय में भिक्खुनियाँ बनती थी महिलाएं और आज की जो वास्तविक स्थिति है महिलाओं की, वो कैसे आप दोनों को मतलब मिक्सअप करती हैं? उस समय महिलाएं ज़्यादा सक्षम थी या वर्तमान में ज़्यादा सक्षम है या वर्तमान में ज़्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं? वर्तमान में महिलाओं के ऊपर ज़्यादा उत्पीड़न हो रहे हैं। उस टाइम के जो भिक्खु थे, संत थे, साधु थे, उस टाइम के जो थे, जो रियल में थे वही काम करते थे। आज महिला उद्धार की बात करते हाँ, महिला उद्धार की बात करते थे। आजकल तो लोगों ने धंधा बना लिया है। आजकल लोगों ने धंधा बना लिया है, एक बहुत बड़ी बात बोली है और कहीं ना कहीं साक्षर भी, मतलब हम साक्षात भी इसको देख सकते हैं किस तरीके से देश के अंदर महिला सशक्तिकरण, एक तरफ तो पार्टियां कह रही हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। लेकिन बचाओ किससे? इन राजनेताओं से। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर, तमाम साधु संतों के ऊपर अत्याचार के, शोषण के, बलात्कार के केस दर्ज हैं और बहुत से तो ऐसे संत हैं जिनकी आज तक जमानत भी नहीं हो पाई है, लेकिन बुद्ध के सीलों को मानते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर भी है। जैसे मैंने कहा है, आपने ही कहा है, जैसे बहुत सारे संत हैं हिंदू धर्म में, जितने भी संत हैं मैंने तो केसेस देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, और लेकिन बुद्ध संत इस तरह से नहीं करते। वो रियल में करुणा, पाखंडवाद से दूर रहता है। एक बहुत बड़ी बात है कि पाखंडवाद से दूर रहते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ये सिर्फ एक साक्षर करने के लिए वीडियो बनाई गई है। और जो लोग बार बार हमको ये कहते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करते हो, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को संविधान में जो आरक्षण प्रदत्त दिया है उसका विरोध मैं अपने SC समाज को ले लेता हूँ, चलिए ST को छोड़ देता हूँ, OBC को भी छोड़ देता हूँ, माइनॉरिटी को भी छोड़ देता हूँ। SC समाज के रिजर्वेशन का विरोध आज तक ना तो किसी सिख ने किया है
ना किसी मुस्लिम ने किया है, ना किसी पारसी ने किया है। अपने आप को हिंदू धर्म के अंदर हमको लाने वाले हमारे बड़े भाई स्वर्ण भाइयों ने किया है। जो अपने आप को हमारा बड़ा भाई बोलते हैं वो सबसे पहले आरक्षण के विरोध में नज़र आते हैं। तो भाई हमारा सवाल भी आप ही से बनता है कि आप हमारे आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम हमारा दुश्मन है। एक फ़ोटो हमें बताइए, एक वीडियो हमें दिखाइए जहाँ पर किसी मुस्लिम ने एससी समाज के, एसटी समाज के, ओबीसी समाज के आरक्षण का विरोध किया हो। ये बोलते हैं ना, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए, सभी के लिए समान बनाया। तो कोई किसी के लिए विरुद्ध नहीं है, ये सोच का फ़र्क है। और सोच नहीं, वो लिखते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। जंतर मंतर बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं, गंगा जी में आधी डुबकी लगा के कहते हैं कि हम गंगा जी से बाहर जब निकलेंगे जब तक आरक्षण का सफाया नहीं हो जाएगा। आरक्षण सबको दिखाई देता है, आरक्षण से मिलने वाले लाभ सबको दिखाई देते हैं, लेकिन आरक्षण से मिलने वाला शोषण किसी को दिखाई नहीं देता। जातिगत शोषण, आर्थिक शोषण जो दलित समुदाय के लोगों ने झेला है ना, वो शायद कोई नहीं झेल सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि आर्थिक उन्नति की ओर बहुजन समाज चल रहा है। तो अभी आज़ादी के 75 वर्ष बाद ही जो कुछ आरक्षण मिला है, आरक्षण तो पूर्णतः लागू नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी 3-4-5% लागू किया गया है वो आपकी आंखों में चुभ रहा है। मैडम ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि आरक्षण तो आपको दिखता है, आरक्षण से उन्नति दिखती है, लेकिन आरक्षण के पीछे छिपी हुई जातिगत दुर्भावना आपको नहीं दिखती है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और कुछ अगर आपके सवाल हैं जो हम अगली बार हृदय जी से पूछेंगे, वो सवाल हमको ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द हृदय के साथ एक नई वीडियो लेकर हम आएंगे आपके सवालों के साथ। मैं हूँ दिल्ली से मनोज अंतानी, अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ। धन्यवाद हृदय। थैंक यू सर।